हेलो बच्चों। तो आज हम लोग लॉग के सीरीज़ का थर्ड लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने उसका रिवीजन कर लिया होगा। आज जैसा कि आप लोगों को हेडिंग दिख रहा होगा, हेडलाइन में है कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। इसके बारे में डिटेल में तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे 1-2 लेक्चर के बाद इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय कभी कभी लॉग के बेस के बारे में मन में आप लोगों के सवाल ज़रूर आते होंगे कि बेस कैसे लिया जा रहा है, क्या होता है। तो उस पर हम थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं, बाकी डिटेल में हम आगे आपको ठीक से पढ़ाएंगे। कि कभी भी अगर कोई लॉग लिखा हुआ है, जैसे सपोज करो लिखा हुआ है लॉग एक्स एंड बेस इज़ नॉट गिवन, माने आपको बेस के बारे में कुछ भी बोला नहीं गया, बेस दिया ही नहीं गया है। एक्चुअली में बेस तो दिया जाएगा लेकिन लिखा नहीं जाता कुछ बेस को। तो अगर नहीं लिखा गया तो आप हमेशा एज्यूम करेंगे लॉग एक्स बेस 10। ठीक है, और इसी को बोला जाता है बच्चों, बेस 10 जब लॉग में लगा होता है तो ऐसे लॉग को बोलते हैं हम लोग कॉमन लॉग। ठीक है, ऐसे लॉग को हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग। ठीक इसी तरह अगर कभी किसी लॉग का, मान लीजिए लॉग एक्स लिखा है और इसका बेस ई लिखा हो, स्मॉल ई के बारे में भी आप काफ़ी कुछ बाद में सीखेंगे, थोड़ा सा मैं इसमें भी बताऊंगा। तो इसको बच्चों लिखते हैं एल एन एक्स, शॉर्टकट में इसको एल एन एक्स लिखा जाता है। और ये इसको पढ़ते क्या हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग नेचुरल लॉग। ठीक है, जो ई की वैल्यू होती, ई एक इर्रेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू लगभग 2.718, किसी किसी किताब में लिखा रहता है 2.72। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैंने लिखी है, ये होता है आपका नेचुरल लॉग। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। बेस अगर कुछ नहीं लिखा हो तो आप बेस 10 कंसीडर करेंगे, और अगर बेस में कभी ई लिखा हो तो उसके लिए एल एन एक्स यूज होता है, या एल एन एक्स अगर लिखा हुआ है सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड कि आप उसको लॉग एक्स बेस ई कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग उस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग एक तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक नोट लिखवाना चाह रहा हूँ। एक नोट में एक फार्मूला आएगा जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, लॉग एम बेस में है ए टू द पावर एक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कभी आपको ऐसा लॉग मिले जिसमें बेस में भी कुछ पावर लगी हो, तो बच्चों ये जो है ये फार्मूला इसका कन्वर्ट होके आता है 1/x, यानी जो पावर में x होता है ये वाला, ये बाहर 1/x बन के बाहर आता है, इनटू log ऑफ m टू द बेस a। क्लियर है, ये जो है एक नया फार्मूला है। एक्चुअली में ये कोई नया फार्मूला है नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको नया ही लगेगा। अभी प्रूफ जब करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं, कैसे किया जाए इसका प्रूफ। थोड़ा सा प्रूफ करने की भी हैबिट डेवलप कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके जो है प्रूफ करने की कोशिश किया करिए कि कैसे इसका प्रूफ होगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं हम लोग, लेट अस कंसीडर कि जो इसका लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है उसको कुछ मान लेते हैं, जैसा कि हर बार हम लोग करते हैं। लॉग एम बेस में है ए रेज टू द पावर एक्स, इसको मान लो कैपिटल पी, कुछ भी मान सकते हो, मैंने पी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, लॉग को हटाएंगे यानी एंटी लॉग लेंगे। तो जब आप लॉग को हटाएंगे तो m इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एक्स बेस और इसकी होल पावर p। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू ए की पावर x इंटू पी। अब आप ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पर मैंने आपको उस दिन सिखाया था, लॉग की जो बेसिक डेफिनेशन सिखाई थी
वो यही सिखाई थी कि n इक्वल्स टू अगर a रेज टू द पावर x होता है तो इसको log में हम लिख सकते हैं log n बेस a इक्वल्स टू x। ठीक, यहाँ पर भी हम इसको अगर log में कन्वर्ट करें बच्चों तो हम लिखेंगे क्या, log, क्या लिखेंगे, log, यहाँ पर देखिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, राइट साइड वाला, n इक्वल्स टू जब a की पावर x होता है तो log n बेस a बराबर x, यानी जो पावर होती है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे जाएगी। तो बस सिंपल हो गया, इसको हम लिखेंगे log m बेस a बराबर आएगा xp। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से p की वैल्यू निकालूंगा, तो p की वैल्यू आएगा कितना, 1/x इंटू लॉग ऑफ m टू द बेस a, राइट। बस प्रूव हो गया। p की वैल्यू, p आपने क्या कंसीडर किया था, यहाँ पर ऊपर देखिए, तो p आपने ये कंसीडर किया था कि log m बेस में a रेज टू द पावर x इक्वल्स टू 1/x log m बेस a। सो दिस इज़ द सिंपल प्रूफ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं और लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन बेस चेंजिंग थ्योरम के बारे में। तो देखिए, जैसा कि मैंने इसके बारे में पहले से लिख दिया है, बेस चेंजिंग थ्योरम क्या होती है। ठीक है, देखिएगा, बेस चेंजिंग थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, आपको ये स्टेटमेंट रटना नहीं, बस समझने के लिए मैंने लिख दिया है कि कोसेंट ऑफ द लॉग ऑफ टू नंबर्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कॉमन बेस। ठीक है, फिर से सुनिएगा ध्यान से कि अगर हम दो लॉग को डिवाइड करते हैं, यानी कोसेंट करने का मतलब डिवाइड करना, अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो रिज़ल्ट आएगा वो इंडिपेंडेंट होगा उनके कॉमन लॉग से। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब अगर मैथमेटिकली इसको देखो तो मैंने इधर लिखा हुआ है कि मैंने एक लॉग है log a बेस c, इसको मैंने डिवाइड किया log b बेस c से, दोनों का जो कॉमन बेस है वो c है, तो इसका जो रिज़ल्ट आता है अल्टीमेटली वो आता है log a बेस b, यानी इस वाले में राइट हैंड साइड में c का कोई अता पता नहीं है, तो इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कॉमन लॉग, कॉमन बेस, यानी कि अब इसमें राइट हैंड साइड में जो कॉमन बेस है उससे ये पूरी तरह से राइट हैंड साइड मुक्त है, इंडिपेंडेंट है। इसी को बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम, माने बेस ही चेंज हो गया, बेस ही ख़त्म हो गया। ठीक है, तो चलिए आइए इसको भी हम लोग प्रूफ करके और समझते हैं कि इसका क्या प्रूफ होगा। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा हुआ टर्म है, जो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा लिखा हुआ टर्म है उसको ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लूँ ताकि क्लियर आपको दिखना चाहिए। जो लेफ़्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर है उसको मैं कुछ कंसीडर कर लेता हूँ। सो लेट अस कंसीडर log a बेस c को हमने कुछ मान लिया x मान लो, एंड log b बेस c को हमने y मान लिया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, वही सबसे फर्स्ट डेफिनेशन जो लॉग की बताई थी कि लॉग को एंटी लॉग में लिखिए, यानी a इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इसको c की पावर x, ठीक, एंड b इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं c की पावर y, राइट। ओके, अब इसके बाद क्या किया जाए, इसके बाद हम लोग ऐसा करते हैं कि अच्छा एक चीज़ और थी कि इसका जो राइट हैंड साइड था उसको भी कुछ मान लेते, तब आसानी से आपको क्लियर दिखने लगेगा। log a बेस b को हमने z मान लिया, तो यही प्रोसेस फिर से रिपीट कर दीजिए, a इक्वल्स टू b की पावर z। ठीक है बच्चों, तो ये तीन चीज़ हमने लिख दी। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a बराबर c की पावर x है, a बराबर c की पावर x है, तो इस a के जगह मैं ये वाला जो थर्ड वाला जो पोर्शन है a इक्वल्स टू b की पावर z, इसको रख देता हूँ, यानी b की पावर z इक्वल्स टू c की पावर x। ठीक, अच्छा सेकंड वाले में देखिए b की वैल्यू किसके बराबर, c की पावर y के बराबर है, तो मैं ऐसा करता हूँ
इस वाले b के जगह लिख दूँ c की पावर y और इसकी होल पावर z इक्वल्स टू c की पावर x। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें। c की पावर वाई जेड इक्वल्स टू c की पावर x, बेस इक्वल देन पावर मस्ट बी इक्वल, यानी वाई जेड इक्वल्स टू आएगा किसके, x के आएगा। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ z इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आप बताइए z आपने किसको लिया था, z आपने लिया था थर्ड वाले को, देखिए log a बेस b इक्वल्स टू, और x आपने किसको लिया था, log a बेस c फर्स्ट वाला, और y किसको लिया था, log b बेस c। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि ये तीनों चीज़ जो लिखी गई हैं इस ऑर्डर में ये आपस में इक्वल होती हैं। इसी को बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम। ओके, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि बेस चेंजिंग थ्योरम में कई आगे केसेस बनते हैं और वो बड़े इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं, और कई दफ़ा तो उनके केसेस पर ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन जो बात थी, जो थ्योरम, जो मुख्य थ्योरम है वो तो ये है। इसका जो स्पेशल केस है, इसके ऊपर जो स्पेशल केसेस बनाए गए उनके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। सो फर्स्ट केस, केस वन क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। केस वन ये होता है कि log a बेस b ऑलवेज इक्वल्स टू 1 अपॉन log b बेस a। ठीक, ये होता है केस वन। अब आप कहोगे सर ये कैसे आ गया, तो देखिए ये कोई नया फार्मूला ये भी नहीं है, अभी अभी आपने जो फर्स्ट वाला फार्मूला पढ़ा, तो मैं एक लाइन में इसका प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ। जो आपने फर्स्ट फार्मूला अभी अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, log a बेस c डिवाइडेड बाई log b बेस c इक्वल्स टू log a बेस b। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना, इसको जो प्रूफ करना है इसमें ध्यान से देखिएगा तो सिर्फ दो ही नंबर यूज हो रहे हैं, एक a और एक b, एक a और एक b, दो ही यूज हो रहे हैं, और एक जगह तो आपको 1 दिख रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए दोनों लगभग एक जैसे मिलते हुए आपको दिख रहे हैं, लेकिन अगर किसी तरीके से ये 1 हो जाए इसका न्यूमरेटर, तो हम प्रूफ की तरफ काफ़ी कुछ आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको अगर log को 1 बनाना है तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में कि अगर कभी भी log में जो नंबर है वही नंबर अगर बेस में आ जाता तो वैल्यू इसकी 1 कहलाती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर को 1 बनाने के लिए अगर मैं इसमें क्या करूं कि c इक्वल्स टू a रख दूं, पुट c इक्वल्स टू a, तो देखो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा आपको log a बेस a डिवाइडेड बाई log b बेस a, क्योंकि मैं c को a ले रहा हूँ, इक्वल टू log a बेस b। सिंप्लीफाई करने पर देखिए क्या आएगा, इसका न्यूमरेटर कितने बढ़िया तरीके से 1 बन गया, तो 1 अपॉन log b बेस a इक्वल्स टू log a बेस b। क्लियर है बच्चों, तो यही इसका प्रूफ हो गया केस 1 का। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए इस पर एक छोटा सा बढ़िया सा सवाल लिखते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो मैं एक छोटा सा अच्छा सा सवाल ले रहा हूँ। सवाल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन log बेस a बी सी प्लस 1 अपॉन log ए बी सी बेस में है b प्लस 1 अपॉन log ए बी सी और बेस में है c। ठीक, इसकी वैल्यू पूछी गई, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा दिमाग लगाइए। चलिए देखिए, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसके सॉल्यूशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ध्यान दीजिएगा, इसमें अभी अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा,
कि अगर 1/log b बेस a होता है तो आप इसके नंबर के साथ अगर इसका बेस को इंटरचेंज कर देते हैं, अदला बदली कर देते हैं, तो ये नंबर सीधे न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें अगर हम बेस चेंजिंग थ्योरम का केस 1 लगाएं फर्स्ट वाले में, तो हम क्या करें, इसका ये वाला जो नंबर है इसके बेस से अगर इंटरचेंज कराते हैं विद द हेल्प ऑफ केस 1 यहाँ से, तो ये 1 में नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा log a और बेस में ABC पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, और यही चीज़ आप सेकंड के साथ भी करें, log इसमें भी ABC इंटरचेंज हो जाएगा b के साथ, तो log b बेस में ABC, और तीसरा वाला भी इसी तरीके से आ जाएगा log c बेस में ABC। अब आपको मैंने उस दिन एक फॉर्मूला सिखाया था, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ बताई थी लेक्चर सेकंड में, कि log में अगर log m प्लस log n होता था तो उसको हम लोग लिखते थे log m इंटू n। यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अच्छा, इस बात को बिल्कुल भी आप मन में मत रखिएगा कि अगर 2 log का एडिशन हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ही दोनों का प्रोडक्ट होगा। कितने भी अलग अलग log हों, अगर वो जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं और उनके बेस अगर बराबर हैं, तो वो सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे 3 log आ गया, तो 3 log आ गए, तो आप तीनों में बेस कॉमन है ABC, बेस कॉमन है ABC एक बार लिखा, और तीनों नंबर आपस में ABC मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, log m बेस a प्लस log n बेस a प्लस log p बेस a, ऐसे कितने भी हो सकते हैं। मान लो ऐसा आ जाता है, 4 आ जाता, log q बेस a, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सब में वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि बेस हमेशा सभी के बराबर हो। तो बेस लिखा a और m n p q सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ये उस फॉर्मूले का जनरल रूप है। अब देखिए यहाँ पर आपको नंबर और बेस दोनों बराबर दिख रहे हैं। इसका मतलब ऊपर हमने जो प्रॉपर्टी बताई उसके हिसाब से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग इसी बेस चेंजिंग थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके एक और दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि केस 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए केस 2 के बारे में बात करते हैं। केस 2 भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। केस 2 क्या होता है, log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस d, ये इक्वल होता है log a बेस d के। ठीक है, एक्चुअली में ये केस 1 ही है। ठीक है, बस उसी को थोड़े ज़्यादा टर्म्स लिख के रख दिए गए हैं, उससे कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बेस चेंजिंग थ्योरम लगाते हैं इसके लेफ़्ट हैंड साइड में। हम बेस चेंजिंग थ्योरम से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं log a डिवाइडेड बाई log b। अब आप कोई भी बेस ले सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि बेस चेंजिंग थ्योरम लगाते समय कि जो रिज़ल्ट आता है वो कॉमन बेस से इंडिपेंडेंट होता है, माने वो पूरी तरह से कॉमन बेस पे निर्भर ही नहीं करता। तो आप जब कॉमन बेस पे निर्भर नहीं करता तो आप कोई भी बेस ले सकते हो। आपने बेस 10 ले लिया, उदाहरण के लिए 10 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, x y z कुछ भी ले लो, इनटू इसी तरीके से दूसरे को मैं लिखूँगा log 10, इसका भी बेस 10 ले लिया, log c बेस 10, और तीसरे वाले को हमने लिख दिया log c बेस 10, log d बेस 10। ये लेफ़्ट हैंड साइड को लिखा। अब आप ध्यान से अगर देखो बच्चों, तो काफ़ी कुछ टर्म्स इसके कट जाएंगे। जैसे log b वाला log b से गया, log c से गया, तो क्या बचेगा आपके सामने? आपके सामने आएगा log a बेस 10 डिवाइडेड बाई log d बेस 10। ये दोनों बच गए। इसमें हम लोग लगाएंगे बेस चेंजिंग थ्योरम वापस से। तो बेस चेंजिंग थ्योरम से इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉमन बेस होता है, यानी कि ये 10 पे निर्भर नहीं करेगा। तो जो हमारा लास्ट में आंसर निकल के आएगा वो सीधे सीधे आएगा log a और बेस d। और आप देख सकते हो
हमको यही प्रूव करना था। तो ये बात थी केस 2 के बारे में। ठीक है बच्चों, अब चलिए एक और केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और जो केस 3 आने वाला है वो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए केस 3 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और बेस चेंजिंग थ्योरम को फिनिश करते हैं। तो क्या होता है इसमें, a की पावर log c, सपोज करो log c मैंने लिखा और बेस b है, तो ये बराबर होता है b की पावर, b नहीं बल्कि c होगा, c की पावर log a और बेस b। ठीक है, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये नंबर होता है यानी बेस वाला a और ये log का आर्गुमेंट होता है, ये दोनों कभी भी इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू बराबर होंगी, यानी a c के जगह आ जाए और c a के जगह पहुंच जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि बेस जो b लगा है वही होना चाहिए। तो ये दोनों लेफ़्ट और राइट हमेशा इक्वल होते हैं। चलो इसको भी प्रूफ करते हैं। ठीक है, फटाफट, ये भी बहुत आसान प्रूफ है। तो हम क्या करते हैं, इसका लेफ़्ट हैंड साइड इसका पिक करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में बच्चों लिखा हुआ है a⁻⁴ log c बेस b। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाइए, गौर कीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ इसमें कि मैं a की पावर log c बेस b जो लिखा हुआ है इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूँ log c बेस a इंटू log a बेस c। आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन दोनों की जो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, गुणा करने पर जो वैल्यू होगी वो 1 ही होगी। कैसे, ये अभी आपने पढ़ा था केस नंबर 1 यहाँ से। ठीक है, आप देख लीजिएगा और इसका फ़ायदा आपको अभी दिखेगा। देखिए क्या दिखा फ़ायदा, इसका फ़ायदा ये दिखा कि मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा a की पावर, ये जो मैंने बीच वाला टर्म लिखा इसको मैं पहले लिख लेता हूँ log c बेस a, और जो इसका फर्स्ट और थर्ड वाला इनको इकट्ठा लिख लेता हूँ इनटू में, तो log c बेस b इंटू log a बेस c। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो ब्रैकेट वाला है उसमें हम लोग बेस चेंजिंग थ्योरम का अगर हम लोग केस नंबर 2 लगा दें, जो ऊपर लिखा हुआ केस नंबर 2 लगा दें, तो ये देखो c से c कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नंबर से और नीचे बेस से, ये c से c कैंसिल हो जाएगा। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, तो एक सेकेंड, हाँ, ये वाला c से ये c कट जाएगा। तो जो अल्टीमेटली बचेगा वो क्या बचेगा, a की पावर log c बेस a इंटू log, अब देखो बचा क्या, ये log a और बेस में आया b। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट दिखेगा। क्या दिखेगा कि यहाँ पर ये जो a है वो इस वाले a से ख़त्म हो जाएगा, तो इसको फिर से हम लिख सकते हैं log, यानी कि a की पावर में log c और बेस में b। वेट, अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक टर्म को मिस किया हम लोगों ने, इसको बल्कि ऐसे ना लिखो, इसको ऐसे देखिए। इसमें एक चीज़ जो है वो हम लोगों ने सबसे इनिशियली स्टेज पे ही ध्यान नहीं दिया कि अगर बच्चों हम लोग इस चीज़ को ध्यान से देखें, ये वाला टर्म, तो ये हमको क्या दिख रहा है, क्या हम इसके जगह पे c नहीं लिख सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको एक आइडेंटिटी सिखाई थी हमने कि a की पावर log n बेस a, इसकी वैल्यू होती n के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जो लाल गोले में लिखा है इसको हम लिख सकते हैं c, और उस c की पावर में जो वैल्यू लिखी गई है वो है, जो बची हुई वैल्यू है log a बेस b। और हमको ध्यान से देखना है कि क्या राइट हैंड साइड में यही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो राइट हैंड साइड वाला प्रूफ मिल गया हमको। सो दिस इज़ द प्रूफ। और ये जो प्रॉपर्टी इसको याद रखिएगा, बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है। अब चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो आते हैं क्वेश्चंस पे।
मैंने कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन लिख रखे हुए हैं, आप लोग देखिए, इनको पॉज करके ट्राई कीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सबसे पहले डील करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है बहुत ही आसान सा सवाल है, 2 की पावर माइनस log 7। यहाँ पर जो बच्चों 1/2 लिखा है, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर -1, छोटा सा। अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी लॉग के बेस में कोई पावर होती है तो वो नंबर 1 के साथ बाहर जाता है। इसका मतलब 2 की पावर वो -1 जो बाहर जाएगा वो इस वाले माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। तो 2 की पावर आएगा कितना, log 7 बेस 2 आएगा। फिर उसके बाद वो हमने एक अभी प्रॉपर्टी पढ़ी और एक आइडेंटिटी हमने आपको सिखाई थी कि अगर ये नंबर a और ये नंबर a दोनों बराबर होता तो सीधे आंसर हमारा n होता है, यानी उस केस में हमारा आंसर यहाँ से कितना आएगा, n तो नहीं आने वाला क्योंकि n है ही नहीं, 7 आएगा। तो आंसर आ गया 7। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को आपको सॉल्व करना है खुद से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, इसमें लिखा हुआ log 3 बेस 2 इंटू log 4 बेस 3 इंटू log 5 बेस 4 ऐसे एंड सो ऑन log n+1 बेस n और इक्वल्स टू 10 दिया गया। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करना है हमको कि अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम की फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो बेस चेंजिंग थ्योरम केस 1 अगर हम लगाएं तो इसको हम लिख सकते हैं log 3 डिवाइडेड बाई log 2 इंटू log 4 डिवाइडेड बाई log 3 इंटू log 5 डिवाइडेड बाई log 4 और ऐसे ये चलता जाएगा। लास्ट टर्म क्या आएगा, log n+1 डिवाइडेड बाई log n इक्वल्स टू 10। मैंने सभी लॉग को जब बेस चेंजिंग थ्योरम से ब्रेक किया तो मैंने सभी लॉग का बेस एक ही रखा, मैंने 10 ले लिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें तो इसमें जो है टर्म्स वो कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये आगे आने वाले टर्म से कटेगा। तो ऐसे ये सारे के साथ टर्म कटेंगे, यानी कि जो लास्ट वाला जो टर्म है उसका जो डिनोमिनेटर है वो सेकंड लास्ट के न्यूमरेटर से कट जाएगा। ठीक है, ये आपको विजुलाइज करना होगा। तो जो बचा वो क्या बचा, वो बचता है log n+1 डिवाइडेड बाई log 2 इक्वल्स टू 10। अब इसमें वापस से हम बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे तो log n+1 और इन दोनों को जब आप मर्ज करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग का मतलब लॉग को हटाना, तो n+1 इक्वल्स टू 2 की पावर 10। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की पावर 10 होता है 1024 माइनस 1, यानी n की वैल्यू आ गई बच्चों 1023। यही हमारी वैल्यू निकल के आएगी, यानी आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, 2-1 क्वेश्चन, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन देख लीजिए आगे आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये आप ट्राई कीजिएगा। कल हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। थैंक यू।